अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट हॉकी नहीं है, बल्कि हमारा नेशनल स्पोर्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ नताशा दानिश जैसे अमीर लोग जब कोई वायलेशन करते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करो या उन पे केस कर दो तो वो आपका मुंह पैसे से बंद करते हैं। दूसरी ही जानिब यहाँ पर आम आवाम या किसी गरीब इंसान की ट्रैफिक वायलेशन या किसी भी ऐसी हरकत से जो कि लॉ अबाइडिंग नहीं होती, अगर उस पर क्रिटिसिज्म दे दो या उस पर केस हो जाए तो वो आपका मुंह बंद कराते हैं गुर्बत कार्ड खेल के। और तीसरी कैटेगरी यहाँ पर उन लोगों की है जो समझते हैं कि एज इंटेलिजेंस का पैरामीटर होता है। जितना शख्स एज में ज़्यादा होगा, उम्र में बड़ा होगा उसका, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो अक्लमंद ज़्यादा है। अब चूँकि पाकिस्तान एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, यहाँ पर ज़्यादातर प्रोफेशनल फील्ड्स में आपको आदमी मिलेंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आदमियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये नो इट ऑल एटीट्यूड ना सिर्फ आपको एक नॉर्मल एम्बेरसमेंट देता है, बल्कि पाकिस्तान में इस एटीट्यूड की वजह से लोग जहाज़ भी गिरा देते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में 2 मेजर प्लेन क्रैशेस हैं जिनकी मेजर रीजंस टेक्निकल नहीं थी, बल्कि उनके कैप्टन्स की लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस था। 14 साल पहले रिवाइंड करें तो मार्गिला हिल्स से टकरा कर एक प्लेन क्रैश हुआ था, एयरब्लू 202। हमारे यहाँ जनरली यही समझा जाता है कि अगर कोई जहाज़ क्रैश हुआ है तो अमूमन उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ है, क्योंकि ना तो हर कोई पायलट है और ना ही इतनी टेक्निकलिटीज लोगों को समझ आती है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं आती है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू नो, जिसकी वजह से पेचीदगी ऐसे क्रैशेस की समझना आम आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में आपको कंपास, मैप, नेविगेशन सिस्टम, इन सब की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए काफ़ी है सिर्फ सीनियरिटी होना सीधा एक जहाज़ को पहाड़ी में क्रैश करने के लिए। 61 साल के थे जी आपके कैप्टन साहब, जिनके ओवर कॉन्फिडेंस ने कई सारी जानें ले ली। 25,000 फ्लाइंग आवर्स आपके कैप्टन साहब के थे और साथ ही साथ फर्स्ट ऑफिसर की एज थी 34 साल। और क्योंकि एक्सपीरियंस और फ्लाइंग आवर्स काफ़ी कम थे फर्स्ट ऑफिसर के एज कम्पेयर टू द कैप्टन, विच वर अप्रॉक्सीमेटली 1837 आवर्स, और इस फ्लाइंग आवर्स के डिफरेंस, एज के डिफरेंस की वजह से कैप्टन साहब ने फ्लाइट की बिगिनिंग में ही उस नौजवान पायलट की दुर्गत निकालना शुरू कर दी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग के मुताबिक फ्लाइट के स्टार्ट से ही कैप्टन ने इतना डिग्रेड किया अपने को पायलट या फर्स्ट ऑफिसर को कि वो ये भूल गए कि भाई जब आप किसी को इतना डिग्रेड कर दें, खास करके तब जब वो ट्रेनिंग में नहीं है, नाउ द पायलट इज एक्चुअली अ लाइसेंस्ड पायलट और वो अब आपके साथ इस जहाज़ को कंट्रोल करने वाला है। फ्लाइट के शुरू में ही कैप्टन ने अपना ट्रैक सेट कर दिया और एक रूट बनाया रनवे 12 के लिए, और कैप्टन साहब की कोशिश थी कि जहाज़ को किसी तरीके राइट साइड से एक सर्कलिंग मैन्यूवर अप्रोच के ज़रिए लैंड किया जाए। उस मोमेंट पे जहाज़ का डिसेंट और ऑल्टीट्यूड तकरीबन 2500 फीट होना चाहिए था, लेकिन हमारे कैप्टन साहब जो कि इंतहाई ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने उसको सेट किया 2000 फीट पे। और क्योंकि फ़र्स्ट ऑफिसर ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा चुका था, मगर उसने फिर भी कोशिश की कि कहने की कि आप इसको 2500 फीट पे रहने दें, क्योंकि आइडियली इसको 2500 फीट पे होना चाहिए और 2000 इज़ वे टू लो फॉर अ डिसेंट एट दिस टाइम। फिर कुछ देर बाद कैप्टन ने उसको 2500 फीट पे कर दिया। मगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कैप्टन की अप्रोच और एटीट्यूड किस किस्म का है। उनके जहन में, क्योंकि वो 25,000 आवर्स की फ्लाइंग हिस्ट्री रखते हैं, तो अब वो जो भी डिसीजन लेंगे वो पत्थर पर लकीर जैसा होगा, और उनसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान इस वक्त कॉकपिट में कोई नहीं था। जब डिसेंट को 2500 फीट पर कर दिया गया, उससे मसला ये था क्योंकि बादल थे हर जगह, विजिबिलिटी काफ़ी लो थी, तो रनवे का साइड में आना, उसका दिखना काफ़ी मुश्किल था। उसी दौरान ATC ने पायलट्स को इन्फॉर्म किया कि अभी थोड़ी देर पहले रनवे 12 पर एक फ़्लाइट लैंड हुई है, मगर वो ये बताना भूल गए कि ये फ़्लाइट अपनी तीसरी अटेम्प्ट पर लैंड हुई है।
اور اس انفارمیشن نے کیپٹن کا مورال اور کانفیڈنس اور بوسٹ کر دیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بارہا ATC نے یہ مینشن کیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بی کیئرفل آف دا لینڈنگ. کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو یہ کہا کہ جو بولتے ہیں بولنے دو. یہ اس ایٹیٹیوڈ کو مزید ریٹریٹ کر رہا تھا کہ ہی از دی اونلی اسمارٹیسٹ پرسن ان دس ہول یونیورس. اور ATC میں بیٹھے لوگ یا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا فرسٹ آفیسر بھی سبھی بے وقوف ہیں اور اس وقت سب سے سمجھدار کیپٹن صاحب ہے. اور اس اوور کانفیڈنس کی انتہا تب شروع ہوئی جب انہوں نے پھر سے ڈسینٹ آلٹیٹیوڈ کو 2500 سے ہٹا کر 2300 فیٹ پہ کر دیا. مگر وائلیشنز کا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا. جب فرسٹ آفیسر نے کیپٹن سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے لیے رن وے ویژول ہے تو کیپٹن نے کہا کہ ہاں ویژول ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ چونکہ یہ سرکلنگ مینوور رن وے کی لیفٹ سائڈ سے کیا گیا تھا تو ٹیکنیکلی رن وے کیپٹن کو دکھنا تھا، جس کی وجہ سے ساری رسپانسبلٹی کیپٹن کی ورڈکٹ پر آتی ہے. جبکہ اس اونچائی پر بادلوں کے ہونے کی وجہ سے اٹ واز ہائیلی پاسبل کہ ان کو رن وے نہ دکھ رہا ہو. بہرحال اس پورے معاملے میں سب سے پہلے تو سجیسٹڈ روٹ جو ہونا چاہیے تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا. ATC سے جو کمیونیکیشن آ رہی تھی یا جو بھی آرڈرز یا جو بھی سجیشنز آ رہے تھے ان سب کو اگنور کیا گیا. فرسٹ آفیسر کے سوالات کا جھوٹا جواب دیا گیا اور فرسٹ آفیسر کے سبھی سجیشنز کو رد کر دیا گیا. اسلام آباد ATC ٹاور کے پاس ریڈار تو تھا نہیں، تو پریویس ریڈار سینٹر سے ایک میسج ATC کو ریسیو ہوتا ہے کہ ایئر بلو 202 کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک ایسے روٹ پہ تھی جہاں پر بہت سارے چانسز تھے کہ ہائی ٹیرین کی طرف موو کر رہا تھا جہاز. ہائی ٹیرین یعنی مارگلا ہلز کیونکہ اونچے ہیں نارمل سرفیس سے، ان کی جانب جہاز موو کر رہا تھا. اور ATC نے امیڈیٹلی کنیکٹ کیا پائلٹس کے ساتھ. اور جب یہ کنیکشن ہوتا ہے اسی کے کچھ دیر بعد وارننگز آتی ہیں کاکپٹ میں جو کہ سنی گئی ریکارڈنگ میں بھی، ٹرین اہیڈ. اور یہ ٹرین 60 سیکنڈز دور تھی، یعنی صرف 1 منٹ کا وقت تھا پائلٹس کے پاس کہ وہ کوئی بہتر ڈیسیجن لیتے اور جہاز کو واپس ٹریک پر لے آتے. فرسٹ آفیسر نے اس مومنٹ پہ دوبارہ کہا کہ سر ٹرین ہے آگے، جہاں پر کیپٹن اپنے حواس کھو بیٹھے تھے کیونکہ اتنے ایمنس پریشر میں جب آپ کے کاکپٹ کے اندر وارننگز شروع ہو جائیں. لیکن کیپٹن صاحب اس موقع پر اپنی سچویشنل انٹیلیجنس کو استعمال نہیں کر پائے. اور جیسے ہی ATC نے ان سے یہ پوچھا کہ آر دے ویژول، تو دونوں پائلٹس کی آواز ریکارڈنگ میں سنی گئی دیٹ وی آر ویژول ود دا ٹرین. یہ سب سے بڑا شاکنگ مومنٹ اس لیے تھا کہ جب آپ ٹرین سے ویژول ہیں یعنی اب آپ کو آپ کے سامنے پہاڑیاں دکھ رہی ہیں اینڈ یو نو ایٹ دا مومنٹ کہ اب یا آر ہے یا پار ہے. اینڈ ہیئر از دا کیچ، چونکہ کیپٹن نے آلریڈی پوائنٹس اور پورا روٹ جو ہے وہ پہلے سے فیڈ کیا ہوا تھا سسٹم میں اور آٹو پائلٹ آن تھا اور اس آٹو پائلٹ کو آف کرنا وہ بھول گئے. تو اب کیونکہ ان کے پاس 2 سچویشنز تھیں، یا تو وہ جہاز کو ٹرن دے کر ٹرین سے دور لے جاتے یا پھر وہ اس کو کلائمب اپ کرتے. تو جناب نے یہ سوچا کہ اس کو لیفٹ کی طرف ٹرن کیا جائے، جبکہ اس ٹائم زیادہ بہتر اپروچ تھی کہ آپ سیدھے ہاتھ کی جانب ٹرن کرتے جہاز کو اور ہائی ٹرین سے تھوڑے دور ہو جاتے، کیونکہ لیفٹ پر ٹرین اس طرح کی تھی کہ جتنا آپ لیفٹ ٹرن کرتے آپ اتنا زیادہ پہاڑ کے قریب تھے. اسی مومنٹ پہ کیونکہ جہاز کا آٹو پائلٹ آف ہی نہیں تھا تو جو بھی کیپٹن ایکشن لینے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. ٹرین ہیڈ کی وارننگ کے ساتھ ساتھ اب سب سے بڑی وارننگ جس کو دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی پائلٹ اگنور نہیں کرتا، پل اپ کی وارننگ آنا شروع ہو گئی. اس موقع پہ فرسٹ آفیسر نے کیپٹن کو یہ کہا کہ سر وی نیڈ ٹو پل اپ، پر کیونکہ کیپٹن کے حواس باختہ ہو چکے ہوئے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. اسی کے چند سیکنڈز میں انہوں نے جہاز کو ایک ایسے اینگل میں موو کیا لیفٹ جانب، 3000 فیٹ کی اونچائی پر جہاز کلائمب ہوا. چونکہ اینگل اتنا ڈیفیکلٹ تھا تو جہاز ٹرین میں جا لگا، یعنی مارگلا کی پہاڑیوں میں جا لگا. اور آخری الفاظ جو کہ ریکارڈر پر سنے گئے وہ یہی تھے، وی آر گوئنگ ڈاؤن.
एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जहाज़ क्रैश होता है और जितने भी लोग इस जहाज़ पर सवार थे वो सभी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दूसरी जानिब PIA 8303 जो कि 2020 में क्रैश हुआ, उस जहाज़ के कैप्टन की बात की जाए तो उनकी एज 58 थी और उनके को पायलट की एज 33 साल थी। कैप्टन साहब का 1996 में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ जो कि सभी पायलट्स का होता है और वो फेल हो गए थे उस टेस्ट में, और उस टेस्ट के रिजल्ट्स ये थे कि पायलट साहब काफ़ी बॉसी नेचर के और उनकी सिचुएशनल इंटेलिजेंस और ख़ास करके IQ वो काफ़ी एवरेज है। और ना सिर्फ ये बल्कि उस साइकोलॉजिकल टेस्ट की फाइंडिंग्स में ये भी कहा गया कि उनकी मैकेनिकल टेक्निकलिटीज़ को समझने की सलाहियत काफ़ी कम है। और कुछ ही अरसे बाद एक और टेस्ट में 5 साइकाइट्रिस्ट ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद ही स्टार्टेड फ्लाइंग। उनके फ्लाइंग आवर्स की अगर बात की जाए तो उनके पास टोटल 17,000, जिसके मुकाबले में फर्स्ट ऑफिसर जो कि 33 साल के थे, उनके फ्लाइंग आवर्स की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 2291 आवर्स थे उनके पास टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस में। और एयरबस जिस पे वो फ़्लाइट लेने वाले थे A320, उसके ऊपर उन पायलट के आवर्स की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 1504 आवर्स थे। और इसी के साथ साथ दोनों ही पायलट्स ने रोज़ा रखा हुआ था, जिसकी वजह से इस क्रैश के बाद पायलट्स को रोज़ा रख के जहाज़ चलाने की इजाज़त नहीं थी। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट यू who's flying the plane, there are many lives on board जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है। It's not about your faith or morality, it is about your general responsibility। बहरहाल इस फ़्लाइट में और भी कई सारे ऐसे मामलात हुए जो कि इंतहाई शॉकिंग थे कि फ़्लाइट के शुरू से ही एक कॉफ़ी शॉप वाला माहौल बना हुआ था। दोनों पायलट्स आपस में गपशप कर रहे हैं, जो कि कॉकपिट रिकॉर्डिंग में भी सुना गया, और कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही, कोई चेकअप्स नहीं हो रहे आपस में, कोई कम्युनिकेशन नहीं सुनाई दी, किस किस्म की अप्रोच होगी, क्या ब्रीफिंग होगी उस अप्रोच की, ऐसा कुछ भी सुना नहीं गया। एंड फनी इनफ इट वाज नॉट जस्ट अ रेगुलर अप्रोच ब्रीफिंग व्हिच वाज नॉट डन प्रायर टू द फ्लाइट, रादर द कैप्टन डिड नॉट इवन चेक हिज ओन एरोगेंस बिफोर टेक ऑफ। और इसकी वजह से 97 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक आबाद इलाके पर जाकर जहाज़ को गिरा दिया गया। बात करें जहाज़ के ऑल्टीट्यूड की, तो मकली का वो मुकाम था जिस पर जहाज़ की ऊंचाई या ऑल्टीट्यूड तकरीबन 3000 फीट होना था लैंडिंग के लिए, एक अच्छे डिसेंट के लिए। अगर आप डिसेंट स्पीड की बात करें तो वो 1000 फीट पर मिनट रिड्यूस हो रही थी, जबकि उस वक्त डिसेंट स्पीड तकरीबन 2900 फीट होनी चाहिए थी पर मिनट। सबसे पहली गलती यहाँ पर होती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद कर दी गई थी कैप्टन की जानिब से, और जिसकी वजह से ATC का बिल्कुल कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था पायलट से। पेंडेमिक की वजह से कोई एयर ट्रैफिक नहीं थी, तो ATC ने इजाज़त दे दी कि आप शॉर्टकट से आ जाएं, जिसकी वजह से जहाज़ को अपना डिसेंट ऑल्टीट्यूड तब्दील करना पड़ा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, कॉकपिट रिकॉर्डर में कोई ऐसी बात नहीं आई कि दोनों पायलट्स में आपस में कोई बात हुई हो, कोई ब्रीफिंग हुई हो, कोई प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस किया गया हो। कई बार ऐसा मौका आया कि आप एक ऑर्बिट लेकर अपना एक अच्छा डिसेंट रूट बना सकते हैं, अपनी अप्रोच को एक अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट नहीं लिया गया। दोबारा मकली पर ATC ने कहा कि आप एक ऑर्बिट ले लें अगर आपके लिए लैंड करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कैप्टन ने कहा कि वी आर गुड टू गो। जहां मकली पर 3000 फीट की ऊंचाई से डिसेंट करना चाहिए था जहाज़ को, वहाँ डिसेंट तकरीबन 9300 फीट पर था। अगर हमारे ओवर कॉन्फिडेंट, एजेड एंड ओवर एक्सपीरियंस्ड कैप्टन साहब को लगा कि आज वो ये करके दिखाएंगे, और रिकॉर्डर में उनके अल्फाज रिकॉर्ड सुने गए कि उन्होंने कहा कि भाई देखना, जब हम लैंड करेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि कैप्टन को काफ़ी देर बाद पता लगता है कि जहाज़ ऑटो पायलट पे है। ये उन्होंने काफ़ी देर पहले ही ऑटो पायलट ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से अगर वो मैनुअली कुछ भी करने की कोशिश करते तो जहाज़ उसके ऊपर एक्ट ना करता। और इतने सारे मौके मिले कि वो अब भी अपने नॉर्मल रूट पर जा सकते हैं शॉर्टकट के बजाय, मगर उन्होंने फिर भी चूज़ किया एक ऐसे एटीट्यूड और एक ऐसे रूट को जिसमें हाँ उनको हीरो तो क्या कहा जा सकता था, लेकिन काफ़ी प्रॉबिलिटी बढ़ गई थी कि जहाज़ सही से लैंड ना कर पाए। पूरी की पूरी फ़्लाइट इंतहाई डिसऑर्गेनाइज थी।
कराची टावर और कराची अप्रोच दोनों ने ये नोटिस किया और उनकी कम्युनिकेशन आपस में यही हुई कि ये स्पीड और ये ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, द प्लेन इज़ क्वाइट हाई टू लैंड। और ATC ने कैप्टन से फिर से रब्ता करके पूछा और उस मोमेंट पे कैप्टन ने झूठ बोला। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई क्लियर ब्रीफिंग नहीं की गई, दोनों पायलट्स ने आपस में ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये जो पता लगाया जा सके कि लैंडिंग गियर फ्लाइट के दौरान किसने नीचे किया था। ना ही ये बात फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के जहन में थी। कई बार ATC ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि आप लेफ्ट टर्न लें, ऑर्बिट ले लें, ताकि उस हाई स्पीड डिसेंट को मैनेज किया जा सके और एक स्मूथ या बेहतर लैंडिंग की जा सके। लेकिन कैप्टन ने हर बार उन ऑर्डर्स और उन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। इसी के साथ कॉकपिट में वार्निंग्स शुरू हो गई। शोर में लैंडिंग गियर को ऊपर कर दिया गया। अब ऐसे मौके पर पायलट्स के पास कई दफ़ा मौका आया कि वो एक गो अराउंड अप्रोच ले लें, वो एक ऑर्बिट ले लें, मगर हमारे कैप्टन साहब सबको शॉक कर देना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया भी बाद में। अगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि अनफॉर्चुनेटली वो लोगों के उस शॉक्ड रिएक्शन को देखने के लिए खुद भी जिंदा नहीं बच पाए। सोने पे सुहागा ये था कि इन सभी वार्निंग्स, जहाँ पुल अप की वार्निंग थी और कई सारी वार्निंग्स आपके कॉकपिट में चल रही हैं, गियर डाउन की वार्निंग भी आई और जहाज़ लैंड करता है कराची एयरपोर्ट पे और उसका एक इंजन ज़मीन से शदीद तरीके से टकराता है, रगड़ खाता है और एक फायर वार्निंग अलर्ट आती है कॉकपिट में। उसके बाद शायद अगर जहाज़ एयरपोर्ट पर या रनवे पर ही अपनी स्पीड में कहीं जाके लग जाता तो जानी नुकसान थोड़ा सा बचाया जा सकता था। तो फायर अलर्ट के बावजूद, इंजन के टकरने के बावजूद कैप्टन ने टेक ऑफ कर लिया। इंजन ऑयल लेवल की इंडिकेशन आ गई कि वो ड्रॉप करता जा रहा है। कैप्टन साहब का इस सब से भी दिल नहीं भरा और उन्होंने जब आखिरी अटेम्प्ट की राउंडिंग अप्रोच लेने के बाद लैंड करने की, तो ये वो मौका था जब एक इंजन तो फेल हो चुका है और दूसरा भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आपको एक एक्सट्रीम थ्रस्ट की ज़रूरत है ताकि जहाज़ ज़्यादा स्पीड पकड़ सके और अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। उसी मोमेंट पर लैंडिंग गियर दोबारा से डाउन किया जाता है। रनवे 25 से तकरीबन 1300 मीटर की दूरी पर एक आबाद इलाके पर जहाज़ गिर जाता है और जब ये जहाज़ गिरता है तो आखिरी अल्फाज आपको सुनाई देते हैं, मेडे 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 पाकिस्तान 8303 पाकिस्तान 8303 रॉजर से बोथ रनवेज अवेलेबल टू लैंड। मगर इस इंसिडेंट में ये मेडे कॉल तब दी जाती है जब जहाज़ क्रैश कर रहा है, जिसमें फ़िज़िक्स के लॉज, ATC से दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, ये सभी कोई मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है उस शख्स का एक्सपीरियंस, उस शख्स की एज, क्योंकि अगर वो इतने सालों से जहाज़ उड़ा रहा है तो उससे ज़्यादा तो किसी को पता नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ इन दोनों वाक़यात में, कई सारे लोगों की जान चली गई। बाकी दुनिया में शायद टेक्निकल इश्यूज़, एयर टर्बुलेंस, एनवायरनमेंट, वेदर, इन सभी वजूहात से प्लेन क्रैशेस होते होंगे, मगर पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश के लिए पायलट की ईगो ही काफ़ी है। शुक्रिया।